R with usual metric, that means that is the real line. Is a complete metric. डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कंप्लीट होता है, ये बात तो हो गई। और डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में कोसी सीक्वेंस कैसे होते हैं, इवेंचुअली कांस्टेंट। वो क्वेश्चन अगर आता है तो वो आप कर ले जाओगे। अब ये भी बहुत पूछता है, आर विथ यूजुअल मेट्रिक इज ए कंप्लीट मेट्रिक। रियल लाइन भी कंप्लीट होती है, रियल लाइन भी कंप्लीट, रियल लाइन के अंदर भी अगर कोई सीक्वेंस लोगे तो वो कन्वर्जेंट होगा। पार्ट वन में भी जानते हो, लेकिन वहाँ प्रूफ शायद नहीं बताया गया होगा, अब आज प्रूफ भी जान लोगे। ठीक, तो लेट ए एन बी ए आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस लेके चलते हैं। लेट ए एन बी ए कोसी सीक्वेंस इन आर। जब आर पे कुछ ना लिखा जाए तो इसका मतलब आर पे यूजुअल मेट्रिक है। आर सिंपल आर लिखा जाए तो आपको अंडरस्टूड समझना है कि वहाँ यूजुअल मेट्रिक आर पे। लेट ए एन बी ए कोसी सीक्वेंस आर। अब हमें दिखाना है our target to show that an is convergent sequence R। कंप्लीटनेस के लिए यही तो दिखाना होगा, कोसी सीक्वेंस लेके चलोगे कन्वर्जेंट दिखाना होगा, हर कोसी सीक्वेंस उसी में कन्वर्ज करे। क्या ला ना प्रियांशु? लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। कन्वर्जेंट दिखाना है तो डिफिनीशन से ही दिखाओगे। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब आपको दिखाना होगा कि कहाँ ये कन्वर्ज करेगा, अभी नहीं आइडिया लगेगा। आप एप्सिलॉन पॉजिटिव लो और आपके पास उपलब्ध दिया क्या गया है, ए एन कोसी सीक्वेंस। ए एन क्या है, सिंस ए एन इज ए कोसी सीक्वेंस, ए एन इज ए कोसी सीक्वेंस, कोसी की डिफिनीशन आप यूज कर सकते हो। इससे पहले एक काम करो, एप्सिलॉन बाद में लेना, अभी एक जनरल एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर यहाँ डेल्टा ले लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर डेल्टा, डेल्टा भी एनी पॉजिटिव रियल, डेल्टा भी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब एप्सिलॉन की जगह डेल्टा लिख दिए, फर्क कुछ नहीं है, जहाँ एप्सिलॉन लिखे तो वहाँ डेल्टा, एप्सिलॉन हम बाद में लिखेंगे थोड़ी। फिर डेल्टा भी ये पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है डेल्टा आपका। फिर डेल्टा भी पॉजिटिव रियल नंबर, ये लीजिए कोसी सीक्वेंस। तो हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, इस डेल्टा के लिए भी, फॉर डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n such that आप आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर डेल्टा लिए और आपका ए एन कोसी है, तो इस डेल्टा पॉजिटिव के लिए एक नेचुरल नंबर n मिलेगा, सच दैट n कामा m ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N इम्प्लाइज मॉड ए एन माइनस मॉड ए एम। मैं यहाँ डी ए एन ए एम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आप कह रहे हो कि आर विथ यूजुअल मेट्रिक, ए एन ए एम आपका मॉड ए एन माइनस ए एम ही आएगा। मॉड ए एन माइनस ए एम लेस देन डेल्टा, लेस देन डेल्टा। फ्रीज, फ्रीज m इक्वल टू कैपिटल N, m इक्वल टू कैपिटल N। आपका n और m कैपिटल N से बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। m को आप n फिक्स कर दिए, फ्रीज कर दिए, m बदलेगा नहीं, m हमेशा n ही रहेगा। बदलेगा क्या, केवल n वेरी करेगा। फ्रीज m इक्वल टू n, तो वी हैव n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N इम्प्लाइज दैट, अब m फिक्स हो गया है, m इक्वल टू कैपिटल N, फिर वेरी क्या करेगा n, n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N
मॉड ए एन माइनस ए एम और एम की जगह कैपिटल एन रख दिए लेस देन डेल्टा। अगर एम को फ्रीज कर दिया एन तो एम की जगह एन रख दिया। और एम आपका एन हो सकता है क्योंकि आप लिखे हो एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन, तो एम एन भी हो सकता है। एम को एन फिक्स कर मतलब ये नहीं बदलेगा, ये हमेशा आप ए एन ही रहेगा, ए कैपिटल एन। चेंज ये होगा और so we have n greater or equal to capital N mod a n minus a capital N less than delta, that is n greater or equal to capital N। ये जब n फिक्स्ड है तो a n भी फिक्स्ड होगा। a n बिलोंग्स टू a कैपिटल N माइनस डेल्टा a कैपिटल N प्लस डेल्टा। प्रियांशु समझाओ ये कैसे लिखे हो। मैं एक लाइन में डायरेक्ट यूज कर दिया हूँ। जैसे ए एन माइनस एल होता था, ए एन माइनस एल लेस देन डेल्टा, ए एन बिलोंग्स टू ए एन माइनस एल माइनस डेल्टा, एल प्लस डेल्टा लिखते थे। यहाँ ए कैपिटल एन है। और जिनको नहीं समझ में आए, ए एन माइनस ए कैपिटल एन का मॉड अगर लेस देन डेल्टा है मीन्स ए एन माइनस ए कैपिटल एन इंप्लाई करेगा ये ए एन माइनस ए कैपिटल एन माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में होगा ये। और दिस इंप्लाइज डेल्टा, इसी में इस पूरे इक्वलिटी में ए कैपिटल एन ऐड कर दोगे ए एन माइनस डेल्टा, और यहाँ ऐड करोगे तो ये कट जाएगा ए एन और यहाँ ए एन प्लस डेल्टा, तो वही बात लिखा गया। अब अगर आपका ए एन माइनस डेल्टा और ए एन प्लस डेल्टा के बीच में है, ए एन कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल, ए एन बिलोंग्स टू ए एन माइनस डेल्टा ए एन प्लस डेल्टा, ए एन प्लस डेल्टा। इतनी बात जो है वो डायरेक्ट आप नहीं लिखोगे, आप बहुत हायर एनालिसिस में पहुंच गए हो, सीधे यहाँ से ये लिख सकते हो। नोट दैट, दो बातें आप यहाँ से नोट कर रहे हो। एक कि फॉर एवरी, या एक लाइन और लिख लो तो थोड़ा, दैट इज तो अपने को ज़्यादा यूज करना है, एन ग्रेटर आर इक्वल टू, अगर ऐसा तो लिख सकते हो ए एन माइनस डेल्टा इज लेस देन ए एन प्लस डेल्टा, ओपन इंटरवल की डिफिनेशन, ए एन इन बिटवीन दैट टू नंबर, ए एन माइनस डेल्टा एन प्लस डेल्टा के बीच में, कब, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा। तो नोट दैट फर्स्ट वन, फॉर एवरी एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, अगर एन आपका कैपिटल एन है उससे बड़ा है, ए एन का ए एन इतना पोर्शन देखो, ए एन किससे बड़ा है फिर आपका, ए एन माइनस डेल्टा से, ए एन इज ग्रेटर देन ए कैपिटल एन माइनस डेल्टा। एक ऑब्जर्वेशन ये हुआ, एन ऑनवर्ड्स मतलब एन माइनस वन तक का छोड़ दो, ए कैपिटल एन प्लस वन, ए कैपिटल एन प्लस टू, ए कैपिटल एन प्लस थ्री, ये सारे ए एन माइनस डेल्टा से बड़े होंगे। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस के ए एन माइनस डेल्टा से क्या होंगे, बड़े होंगे। आप ऐसा लिख रहे हो फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, छूट कितने रहे हैं, ए एन माइनस वन तक, ए कैपिटल एन माइनस वन तक जो फाइनाइट है, मीन्स उसके आगे वाले सारे तो बड़े हैं ए एन माइनस डेल्टा से। इसका इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस के ए एन माइनस डेल्टा से बड़े हैं। दैट इज, ये जो आप लिखे हो ये क्या कंक्लूड कर रहा है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, केवल छूट क्या रहे हैं, ए कैपिटल एन माइनस वन, एन माइनस वन टर्म छूट रहे हैं, बाकी सारे टर्म ए एन माइनस डेल्टा से बड़े हैं। दैट इज देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन, इस सीक्वेंस ए एन के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ग्रेटर देन होंगे, which are, there are infinitely many terms of the sequence which are greater than, which are greater than which are greater than a capital N minus delta,
प्रियांशु केवल कौन कौन नहीं बड़े होंगे इससे? सब लिखा हुआ सामने। हाँ, तो उनका नाम बताओ। A1, A2 और A3, AN-1 तक, वही इससे बड़े नहीं। बाकी आगे के ए कैपिटल एन ऑनवर्ड सारे इससे बड़े होंगे। और उनकी संख्या कितनी होगी? इनफाइनाइटली मेनी। तो वही बात लिखी गई, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द व्हिच आर ग्रेटर देन ए कैपिटल एन माइनस डेल्टा। ऑब्जर्वेशन 2, अब इनइक्वलिटी का ये वाला पोर्शन देखना आप लोग। ये जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n है तो सारे an, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n है तो a स्मॉल n किससे छोटा है? an प्लस डेल्टा से। अगर मैं ये बात लिखूं, इफ am ग्रेटर देन an प्लस डेल्टा, सोच के बताना, जल्दी मत बताना, यहाँ थोड़ा आपका IQ। अगर am ग्रेटर देन an प्लस डेल्टा है, am ग्रेटर देन an प्लस डेल्टा है, देन m क्या क्या हो सकता है? अगर am, या सपोज m कहीं यूज कर लिए हो, मान लिया ए के लिख दिया हमने, नोटेशन से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ए के इज ग्रेटर देन ए एन प्लस डेल्टा, तो के आपका कहाँ तक क्या क्या हो सकता है? एक मिनट सोच के बताना, जल्दीबाजी में नहीं। देन के आपका क्या हो सकता है? नहीं, जब एन या एन ऑनवर्ड है तब तो ए एन छोटे हैं ए एन प्लस डेल्टा से। जब एक कैपिटल एन, एक कैपिटल एन प्लस वन, जब एन आपका कैपिटल एन से बड़ा या बराबर है तो सारे ए एन प्लस डेल्टा से छोटे हैं। मैं उल्टा लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ कि ऐसे एक एज जो ए एन प्लस डेल्टा से ग्रेटर आर इक्वल हो, इसका लाभ ट्राइकोटामी मतलब इसका उल्टा लिखा हूँ, ए के ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन प्लस डेल्टा। ऐसे कितने टर्म होंगे? हाँ, एन माइनस वन टर्म। बाकी कैपिटल एन टर्म्स जो है वो तो ए एन प्लस डेल्टा से छोटा ही है, ठीक है, ए एन प्लस डेल्टा से छोटे ही है। अगर ए के ए एन प्लस डेल्टा से ग्रेटर आर इक्वल है, मतलब इसका लाभ ट्राइकोटोमी इसका अदरवाइज केस ले रहे हो। ऐसे सारे ए के जो ए एन प्लस डेल्टा से ग्रेटर आर इक्वल हैं, वो के क्या क्या हो सकते हैं? यही तो हो सकते हैं। देन के इक्वल टू 1 2 n माइनस वन, बस यही हो सकते हैं। क्योंकि जो ही कैपिटल एन हुआ के इक्वल टू कैपिटल एन, तो आपका ये लेस देन ए एन प्लस डेल्टा हो जाएगा। ये दोनों नोट बड़े इंपॉर्टेंट, जितना सोचना समझना समझ लो। अगर ए के ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन प्लस डेल्टा हुआ, के केवल यही हो सकते हैं 1 2 n माइनस वन। क्योंकि n ऑनवर्ड कहीं आपका n के आपका n या उससे बड़ा हुआ, ए के जो होगा ए एन प्लस डेल्टा से छोटा हो जाएगा, ग्रेटर नहीं रहेगा। यही लाइन समझने वाली बात है। अगर कभी भी ए के ग्रेटर आर इक्वल टू ए एन प्लस डेल्टा हुआ, के आपका इतना ही हो सकता है, 1 से लेकर के n माइनस वन तक, n माइनस वन तक। दैट इज और ये जो के आ रहे हैं इनकी संख्या कितनी है? फाइनाइट। दैट इज देयर आर फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, देयर आर ओनली finitely many terms, there are only finitely many terms, n माइनस वन आपका फाइनाइट नंबर है, देयर आर ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस which are greater than or equal to ए कैपिटल एन प्लस डेल्टा। ए कैपिटल एन प्लस डेल्टा से केवल सीक्वेंस के फाइनाइटली मिनी टर्म्स ही बड़े या बराबर होंगे, और उनको एग्जैक्टली आप बता सकते हो। A1 A2 ए कैपिटल एन माइनस वन, यही केवल बड़े होंगे। बाकी सारे जो होंगे ए एन प्लस डेल्टा से छोटे, एन प्लस डेल्टा से छोटे। कंसीडर द सेट consider the set, yes, yes,
ऐसे सारे रियल नंबर इसमें इकट्ठा कर रहे हो, ध्यान देना, ऐसे सारे रियल नंबर इसमें इकट्ठा कर रहे हो, आर के ही एलिमेंट आएंगे, ऐसे सारे रियल नंबर इकट्ठा कर रहे हो सच दैट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी के, देयर इज इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर के, देयर इज इनफाइनाइटली, ये इनफाइनाइटली 60 में लिख दिया हूँ, फाइनाइटली, infinitely many k belongs to n, there exists infinitely many natural number k such that ak greater than x। इस सेट को थोड़ा हमको प्रियांशु समझा दो, ये सेट क्या कह रहा है, इसमें कौन से रियल नंबर आएंगे? इस x, जो x आ रहा है उसके आने की शर्त सच दैट के बाद लिखा गया है, सच दैट के आगे कौन से x केवल आएंगे? ऐसे सारे रियल नंबर इसके अंदर आएंगे जिससे बड़े, केवल आप जिससे, ऐसे सारे रियल नंबर इसमें आएंगे जिससे बड़े इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस के हों। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी के बिलोंग्स टू एन सच दैट ए सीक्वेंस का टर्म ही तो है, ठीक है। ऐसे सारे रियल नंबर इसके अंदर आएंगे, ऐसे सारे रियल नंबर इसके अंदर आएंगे जिससे बड़े सीक्वेंस के कितने टर्म हो? इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। ये बात ये कह रहा है, यानी अगर y इसमें कब आएगा, अब पूछो y s के अंदर कब आएगा? जब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस के y से बड़े हो जाएं, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस के y से बड़े हो जाएं, तब आपका y इस s के अंदर आएगा। आपसे पूछा जाए z s के अंदर कब आएगा? जब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस के इस z से बड़े हो जाएंगे, तब आप कहोगे कि z आपका s के अंदर आएगा। तो s के आने की शर्त क्या है? देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी के बिलोंग्स टू एन सच दैट ए के ग्रेटर देन एक्स, का मतलब ए के सीक्वेंस का टर्म है, जो सीक्वेंस ए एन लेके चल रहे हो, उस सीक्वेंस के अगर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एक्स से बड़े हुए, तब आपका एक्स इसके अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। एक्स के आने की शर्त क्या है? एक्स में जो आप ए एन सीक्वेंस ले रहे हो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एक्स से बड़े हों, तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यस का कायदे से समझ लो, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रियल नंबर सिस्टम की होती है, क्या होती है? एलयूवी प्रॉपर्टी। एलयूवी प्रॉपर्टी, और एलयूवी प्रॉपर्टी क्या कहता है? एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर हैज द लीस्ट अपर बाउंड इन आर। ये तो कहता है एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर हैज द लीस्ट अपर बाउंड इन आर, दिस इज द एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर। अब यस को आपको दिखाना होगा कि ये नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड एबव, तब आप एलयूवी प्रॉपर्टी लगा सकते हो यस के लिए। नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड एबव सबसेट है आर का। बाउंडेड एबव होने का मतलब इसके पास एक अपर बाउंड आ जाए, इसके पास एक अपर बाउंड आ जाए। सबसे पहले नॉन एम्प्टी कैसे दिखाओगे? नॉन एम्प्टी है, ऐसा ऐसा हो सकता है कि जो आप बनाए हो वो एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी हो जाए। ऊपर सब कर चुके हो, सिंस आप ऊपर किए हो ना, सिंस an greater than an minus delta for all n greater or equal to n, you have this। आप देखो कॉपी में ऊपर है आपके, पहला नोट, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन पे जाओ। जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन है, an क्या है? an माइनस डेल्टा से बड़ा है, an माइनस डेल्टा से बड़ा है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विच इज ग्रेटर देन an माइनस डेल्टा। यही तो, अगर आप कह रहे हो कि n ऑनवर्ड्स जितने टर्म है वो an माइनस डेल्टा से बड़े हैं, इसका मतलब देयर दैट कामा देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, ये लिखवाया भी वहां पे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये ए के सीक्वेंस का ही टर्म है an का। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस
an which are greater than an माइनस डेल्टा। तो बताओ an माइनस डेल्टा कहाँ आ जाएगा? अगर किसी भी रियल नंबर से सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बड़े हुए, अगर यक्स से, ये जो लिखे हो लैंग्वेज में यही कह रहा है, सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स अगर यक्स से बड़े हुए, यक्स आपका कहाँ आ जाएगा? यस के अंदर। an माइनस डेल्टा से सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बड़े हो रहे हैं क्योंकि ये आपके पास है नोट वन, बाई नोट वन, ये नोट वन से कि n कैपिटल N ऑनवर्ड्स जितने टर्म है वो an माइनस डेल्टा से बड़े हैं, मीन्स an माइनस डेल्टा से इनफाइनाइटली मेनी टर्म सीक्वेंस के बड़े हो रहे हैं। मतलब an माइनस डेल्टा कहाँ बिलोंग कर जाएगा? S में। तो an माइनस डेल्टा बिलोंग्स टू S, an माइनस डेल्टा बिलोंग्स टू S, और जो ही एक एलिमेंट आया तो S इज नॉन एम्प्टी एंड हेंस S इज नॉन एम्प्टी। अब इसे दिखाना है कि इसके पास एक अपर बाउंड आ जाए, अपर बाउंड आ जाएगा तो बाउंडेड में हो जाएगा। वी क्लेम दैट, नोट 2 का यूज करोगे यहाँ पे, नोट 2 का। वी क्लेम दैट इस सेट यस का जो यस बनाए हो, इस सेट का an प्लस डेल्टा अपर बाउंड होगा। वी क्लेम दैट an प्लस डेल्टा, ए सबस्क्रिप्ट n प्लस डेल्टा इज एन अपर बाउंड, इज एन अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ S। an प्लस डेल्टा इस यस का अपर बाउंड होगा, ऐसा क्लेम कर रहे हो। सपोज फॉल्स, सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल an प्लस डेल्टा इज नॉट, कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हो। हम क्लेम कर रहे हैं an प्लस डेल्टा यस का अपर बाउंड होगा, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं an प्लस कंट्राडिक्शन टेक्निक, an प्लस डेल्टा इज नॉट एन अपर बाउंड, इज नॉट एन अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ S। तो नॉट अपर बाउंड की डिफिनेशन क्या कहती है? अगर an प्लस डेल्टा अपर बाउंड नहीं है यस का, व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर आप कह रहे हो an प्लस डेल्टा अपर बाउंड नहीं है यस का, इसका मतलब यस में एक एलिमेंट मिलेगा जो an प्लस डेल्टा से क्या होगा? बड़ा होगा। देन देयर एग्जिस्ट x इन S सच दैट x ग्रेटर देन an प्लस डेल्टा। नॉट अपर बाउंड की यही शर्त है, अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब सेट के अंदर, यस के अंदर एक एलिमेंट मिलेगा जो इससे स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। और सिंस x बिलोंग्स टू S, और यस में आने की शर्त क्या है? अगर x यस में है तो यस में आने की शर्त क्या है? सच दैट के बाद लिखा गया है। यस में आने की शर्त क्या है? देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी, अगर x यस में है तो शर्त क्या है? जो भी यस में आएगा यस में आने की शर्त पूरा करेगा। शर्त क्या है? देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी k बिलोंग्स टू n सच दैट ak ग्रेटर आर इक्वल, ak ग्रेटर देन x, ak ग्रेटर देन x। अगर x यस में है तो यस में आने की यही शर्त है। इनफाइनाइटली मेनी k होंगे सच दैट ak ग्रेटर देन x, दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होंगे सीक्वेंस के जो x से आपके क्या होंगे? बड़ा, x से बड़ा। और x आपका किससे बड़ा है? an प्लस डेल्टा से, x ग्रेटर देन an प्लस डेल्टा। x अगर यस में है तो देयर इज इनफाइनाइटली मेनी k इन n सच दैट ak ग्रेटर देन x, और x आपका an प्लस डेल्टा से बड़ा है, इसको n प्लस डेल्टा से बड़ा लिख दिया। तो देयर आर, क्या कंक्लूड करोगे यहां से? देयर आर ak का an प्लस डेल्टा से क्या रिलेशन हो रहा है? और ऐसे कितने ak हैं? सब तो लिखा हो, ऐसे कितने ak हैं जो an प्लस डेल्टा से बड़ा हो रहे हैं? इनफाइनाइटली मेनी ak, ठीक है, फाइनाइटली मेनी k इन n such that ak greater than x or x greater than this ak, there are infinitely many
infinitely many, there are infinitely many terms of the sequence ए के ए एन प्लस डेल्टा से बड़ा हो रहा है, और आप कह रहे हो कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी ए केज, इनफाइनाइटली मेनी के इन एन, और उससे करस्पॉन्डिंग टर्म है ए के। इसका मतलब कंक्लूड क्या कर रहे हो कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस ए एन, ऑफ द सीक्वेंस ए एन, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन which are greater than a n plus delta, which are, देखो ए के सारे ए एन प्लस डेल्टा से बड़े हैं और उनकी संख्या कितने हैं, इनफाइनाइटली मेनी। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन विच आर ग्रेटर देन, विच आर ग्रेटर देन ए एन प्लस डेल्टा। अब नोट 2 में जाओ, नोट 2 में क्या लिखा गया है, ये बहुत इसलिए पार्ट 1 में नहीं बताते लोग क्योंकि आप वहाँ कोलैप्स कर जाओगे अगर वहाँ बताएगा आदमी। अब थोड़ा मैच्योर हो तो समझने की कोशिश करो। नोट 2 क्या कह रहा है कि केवल फाइनाइटली मेनी टर्म सीक्वेंस के ए एन प्लस डेल्टा से बड़े हो सकते हैं, और यहाँ क्या आ गया इन, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है किसको, नोट 2 को। दिस कंट्राडिक्ट्स, दिस कंट्राडिक्ट्स, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी आ गया, जबकि नोट 2 ये कह रहा है केवल फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही सीक्वेंस के ए एन प्लस डेल्टा से बड़े होंगे, और यहाँ इनफाइनाइटली मेनी आ जा रहा है। तो ये नोट, ये लाइन जो आया है ये नोट 2 को कंट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कंट्राडिक्ट्स नोट 2। तो नोट दैट लिखे उसमें दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, और ये कंट्राडिक्शन आया किस वजह से अपने कॉपी में देख के बताओ। तो थोड़ी देर के लिए मान लिए कि ए एन प्लस डेल्टा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस, हेंस our assumption that a n plus delta is not an upper bound of s is wrong, is wrong, गलत है। के मानने से कंट्राडिक्शन आ गया, नोट 2 के खिलाफ कंट्राडिक्शन आ गया। अपर बाउंड मानना गलत है, फिर सही क्या होगा कि ए एन प्लस, जो आप क्लेम किए हो कि ए एन प्लस डेल्टा इज अपर बाउंड, therefore a n plus delta is an upper bound of s। और अगर किसी सेट के पास अपर बाउंड हो गया तो यही तो डिफिनीशन बाउंडेड एबव की, अगर किसी सेट के पास अपर बाउंड हो गया इसका मतलब वो सेट बाउंडेड एबव हो गया। तो यस इज बाउंडेड एबव बाई ए एन प्लस डेल्टा। किससे बाउंडेड एबव हो रहा है, ए एन प्लस डेल्टा से। तो अपर बाउंड उसी से तो बाउंडेड एबव होगा, ए एन प्लस डेल्टा से। हेंस अब दोनों बातें हो गई, यस आपका नॉन एम्प्टी पहले ही दिखा लिए थे और बाउंडेड एबव अभी हो गया, ठीक। हेंस यस इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर। नॉन एम्प्टी पहले दिखा लिए, बाउंडेड एबव हो गया। तो बाय द एलयूवी प्रॉपर्टी, ऑफ आर, एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या कहता है, कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट अगर आर का है तो लीस्ट अपर बाउंड रखेगा। यस एक लीस्ट अपर बाउंड रखेगा क्योंकि यस नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट आर का। देयर एग्जिस्ट यल बिलोंग्स टू आर सच दैट, यही लिमिट बनेगा भी, यही सीक्वेंस एन के भी लिमिट बन जाएगा, इसलिए मैं यल लिख दिया हूँ। देयर एग्जिस्ट यल इन आर सच दैट के बाद क्या लिखोगे प्रियांशु, बाय एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर देयर एग्जिस्ट रियल नंबर यल सच दैट, यल क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ यस, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस।
एलयूवी प्रॉपर्टी ऑफ आर यही तो कहेगा कि यस के पास एक लीस्ट अपर बाउंड होगा, देयर एग्जिस्ट यल इन आर सच दैट यल इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। माय क्लेम इज दैट जो ये यल है ना, सीक्वेंस आपकी इसी यल पे कन्वर्ज करेगी। तो ये लीस्ट अपर बाउंड आया यस का जो लीस्ट अपर बाउंड आया है, ठीक है, इसी पे सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करेगी। ए एन कन्वर्जेस टू एल और कहानी खत्म हो जाएगी। जो ही ये दिखा दोगे कि ए एन कन्वर्जेस टू एल तो आपकी कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब ए एन कन्वर्जेस टू एल दिखाने के लिए लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी हैव टू फाइंड आउट natural number n such that n greater or equal to n implies mod an minus l less than epsilon an कन्वर्जेस टू एल दिखाने के लिए आपको ये लिखे हो आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ले लिए। अब उसके लिए एक कैपिटल एन मिल जाए, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, तो मॉड एन माइनस एन की एल से लेस देन एप्सिलॉन। एक चीज बताओ, जब आप एन प्लस दो बातें ऑब्जर्व किए हो, यस जो सेट बनाए हो और डेल्टा आर्बिट्रेरी लिए थे। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, ऊपर चला गया अगर मैं बोल रहा हूँ आपके कॉपी में आप देखते रहिएगा। डेल्टा आप आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर लिए हो, डेल्टा आपका आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर। डेल्टा कुछ भी हो, यस का एलिमेंट क्या बन जा रहा था, ए एन माइनस डेल्टा, और अपर बाउंड क्या बन जा रहा था, ए एन प्लस डेल्टा। यानी डेल्टा कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो ए एन माइनस डेल्टा यस का एलिमेंट बन जा रहा है और ए एन प्लस डेल्टा अपर बाउंड बन जा रहा है। इसका मतलब डेल्टा की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लोगे तो वो हर डेल्टा कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है। मान लो डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 ले लिए, ठीक है, ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई 2 यस का एलिमेंट हो जाएगा और ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यस का अपर बाउंड हो जाएगा, यस का अपर बाउंड हो जाएगा। क्योंकि डेल्टा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जो आपका डेल्टा था, डेल्टा आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर था, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। आप पहली चीज दिखाए थे कि ए एन माइनस डेल्टा बिलोंग कर गया था यस में। दूसरा ये दिखाए थे कि ए एन प्लस डेल्टा जो है वो अपर बाउंड हो गया यस का। ये कुछ भी डेल्टा पॉजिटिव ये होना तय है, ये होना तय, वाट एवर योर पॉजिटिव नंबर डेल्टा। अगर डेल्टा की जगह एप्सिलॉन ले लिए तो एप्सिलॉन बाई 2 ले लिए तो ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आपका यस के अंदर बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। डेल्टा अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी पॉजिटिव है। और डेल्टा की जगह मैं कह रहा हूँ एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई 2 किसका एलिमेंट हो जाएगा, यस का। और दूसरा ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 अपर बाउंड हो जाएगा किसका, यस का। ये बात है वहाँ, इसीलिए डेल्टा कुछ भी पॉजिटिव उसके लिए वो बात है कि ए एन माइनस डेल्टा आपका यस का एलिमेंट होगा, ए एन प्लस डेल्टा अपर बाउंड होगा यस का। मीन्स डेल्टा कुछ भी हो, अब अपने हिसाब से सुटेबल डेल्टा ले लोगे। अगर डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 ले रहे हो, ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई 2 यस में होगा और ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 अपर बाउंड होगा यस का, ठीक है। तो सब कुछ भूल के यहाँ से चालू करते हैं नाउ। जब भी आपको ये दिखाना होता तो आप गेम यहाँ से चालू करोगे। ये हमको दिखाना है कि इस एप्सिलॉन के लिए एक कैपिटल एन मिल जाए कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो, दिस हैपेंस। तो आप यहाँ से शुरुआत करोगे मॉड ए एन माइनस एल। तो नाउ मॉड ए एन माइनस एल यू कैन राइट दिस ए एन माइनस ए कैपिटल एन सब्ट्रैक्ट कर दो और ऐड कर दो ए कैपिटल एन सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो ए कैपिटल एन। लेकिन ऐसा एन अभी ये लिखना मत, मतलब समझने के लिए है कि अभी लिखना मत, थोड़ी देर के लिए। ए एन माइनस ए कैपिटल एन प्लस ए कैपिटल एन माइनस एल, और दिस इज नथिंग बट ए एन माइनस ए कैपिटल एन प्लस ए एन माइनस एल। और ये पूरा आपका एप्सिलॉन से छोटा चाहिए, मीन्स ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाए, ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाए तो सम एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, ठीक।
ये अभी लिखना नहीं, क्योंकि अभी आपको ये n फाइंड आउट करना है। जब ये n मिल जाएगा तब ऐसा लिख सकते हो, तब ऐसा लिख सकते हो। an माइनस एल को आप इस तरह से सेट कर सकते हो, an माइनस ए कैपिटल एन प्लस an माइनस एल, फिर ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा दिए, an माइनस मॉड an प्लस an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये दोनों सम लेस देन एप्सिलॉन तब होगा जब ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाए और ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाए, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा। अब ये लिखना मत, क्योंकि अभी आपके पास कैपिटल एन फाइंड आउट करना है, अभी आपके पास कैपिटल एन है नहीं। सिंस एन सीक्वेंस जो है वो उसका कोसिनस फिर यूज करो, एन आपका कोसी है उसका कोसिनस यूज करो। सिंस एन इज कोसी सीक्वेंस, एन इज कोसी, एन इज कोसी, सिंस एन इज कोसी, तो फॉर एप्सिलॉन बाई 2 पॉजिटिव, क्यों कर रहा हूँ वो पहले समझा दिया, नहीं तो तुम अभी रटते एप्सिलॉन बाई 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एन में सेटिंग करना हमको, एन माइनस एल ए कैपिटल एन डालना होगा। तो सिंस एन इज कोसी फॉर एप्सिलॉन बाई 2 पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, अब एन आपका मिलेगा, कैपिटल एन बिलोंग्स टू एन, जो एन आपकी तलाश है अब मिलेगा कोसी होने की वजह से। एप्सिलॉन बाई 2 पॉजिटिव के लिए एक कैपिटल एन मिलेगा, नेचुरल नंबर एन, सच दैट n ग्रेटर आर इक्वल टू n इम्प्लाइज an माइनस ए कैपिटल एन। आपकी बात डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, an माइनस एम नहीं लिख रहा हूँ, फ्रीज यूज करने वाला एक इकट्ठा यूज कर रहा हूँ, एक बार यूज कर चुके हैं ना आप, लिखते n कामा m ग्रेटर आर इक्वल टू n, फिर लिखते कि हम फ्रीज कर दे रहे हैं m को, तो एक बार तो कर चुके हो, वही आइडिया यहाँ लगा दिए कि अगर ओसी है तो फॉर एप्सिलॉन बाई 2 पॉजिटिव देयर इज नेचुरल नंबर n सच दैट n ग्रेटर आर इक्वल टू n an माइनस ए कैपिटल एन, एन माइनस ए कैपिटल एन। मुझे लग रहा है लिख देना चाहिए, नहीं तो आधे लोग, तुम लोग तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन वाले जो एक आध होंगे वो मैसेज करने लगेंगे फिर। सच दैट एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, फ्रीज। तुम लोगों को बज रहा क्या किसी मोबाइल, फ्रीज एम इक्वल टू एन, वी हैव एन, जब एम को एन फ्रीज कर दिए, एम को एन फ्रीज कर दिए, तो वी हैव एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन implies mod an माइनस ए कैपिटल एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। क्या, अरे वो मिस, सॉरी, एम को फ्रीज कर दिए तो एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन मॉड ए एन माइनस ए कैपिटल एन, एम की जगह आप कैपिटल एन रख दिए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। और आपको मैं दिखाया था, आपको ये चाहिए था, कभी आप ए एन जोड़ोगे इसमें एप्सिलॉन बाई 2। प्रियांशु ध्यान से बताना, अभी मैं वही बात किया हूं, नोट दैट सीधे लिखो यार, नोटिस दैट, अब बार बार नहीं लिखोगे, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 सोचोगे, डेल्टा पहले ही समझा दिया था, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। नोटिस दैट ए एन ए कैपिटल एन माइनस डेल्टा, और डेल्टा की जगह एप्सिलॉन बाई 2 ले रहे हो, ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज एलिमेंट ऑफ एस, एकदम सेम आर्गुमेंट्स वही, क्योंकि डेल्टा आपका कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा की जगह एप्सिलॉन बाई 2 ले लिए, तो ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज एलिमेंट ऑफ एस। एंड दूसरा क्या, ए एन प्लस डेल्टा दैट इज हियर एप्सिलॉन बाई 2, ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज एन अपर बाउंड, या सीधा ऐसे लिख दो, इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ एस। ये दो बात तय हो गई, बार बार नहीं प्रूव करोगे, एक बार प्रूव कर लिए कि कुछ भी डेल्टा हो पॉजिटिव, ए एन माइनस डेल्टा एस का एलिमेंट होगा, और डेल्टा की जगह एप्सिलॉन बाई 2 ले लिए पॉजिटिव है, और ए एन प्लस डेल्टा यानी एप्सिलॉन बाई 2, डेल्टा की जगह एप्सिलॉन बाई 2 अपर बाउंड होगा एस का। अब अगर ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एस का एलिमेंट है, सिंस एल इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, ये ध्यान रखना, एल क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है एस का, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस।
मीन्स अगर एल एस का लीस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड भी है, अगर लीस्ट अपर बाउंड तो अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड होने से पहले अपर बाउंड है, और अपर बाउंड है अगर एल एस का, तो एस का हर एलिमेंट एल से क्या होगा, लेस आर इक्वल होगा। अगर आप कह रहे हो कि एल जो है बीइंग लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, एस का अपर बाउंड है, इसका मतलब एस का हर एलिमेंट इस यल से लेस आर इक्वल होगा, और ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई टू यस का क्या है, एलिमेंट। तो ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई टू इज लेस आर इक्वल टू एल, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है, अपर बाउंड है तो यस का हर एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल होगा, और ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई टू यस का एलिमेंट है, ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई टू इज लेस आर इक्वल टू। आल्सो सिंस आपको लीस्ट अपर बाउंड यानी लीस्ट अपर बाउंड और अपर बाउंड में क्या रिलेशन होता है, लीस्ट अपर बाउंड हमेशा लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड होगा। आल्सो सिंस लीस्ट अपर बाउंड इज लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड, अब यस पे अप्लाई करो, यस का यल क्या है, यस का यल क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। ये दोनों लाइन देखो ना, यस, यस का यल क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड, और ये ए एन प्लस, इसको देखो यहाँ पे जो है ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू यस का क्या है, अपर बाउंड, ठीक है। तो लीस्ट अपर बाउंड लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड, यल आपका यस का लीस्ट अपर बाउंड है, और ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू अपर बाउंड है, तो यल और ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू में क्या रिलेशन होगा, लीस्ट अपर बाउंड इज लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड, यल इज लेस आर इक्वल टू ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू। हेंस ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई टू इज लेस आर इक्वल टू यल, दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन करो, इसको ए एन माइनस दोनों को, इसको और इसको कंबाइन कर दो, ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई टू इज लेस आर इक्वल टू यल, और यल इज लेस आर इक्वल टू ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू। एंड दिस इंप्लाइज, यहां से बताना मॉड ए एन माइनस एल किससे छोटा होगा, कैपिटल एन बनाना यहाँ पे, ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू, ए कैपिटल एन है ना, ए, इन्हीं दोनों को मर्जअप कर रहे हो, ए एन माइनस एप्सिलॉन बाई टू इज लेस आर इक्वल टू यल, और यल इज लेस आर इक्वल टू ए कैपिटल एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू। तो ए एन की यल से डिस्टेंस क्या होगा, लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू। लास्ट लाइन प्रूव का, सो फॉर n greater or equal to capital N we have mod an minus l, mod an minus l, और mod an minus l को लिख सकते हो, तो आपको करके थोड़ी देर बताया था, an माइनस ए कैपिटल एन, यानी an ए कैपिटल एन सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्योंकि अब आ गया है एन आपके पास, ए कैपिटल एन और ए ऐड कर दिए वो माइनस एल, ए एन माइनस एल के मार्ट को आप ऐसे लिख सकते, एन माइनस ए कैपिटल एन प्लस ए, अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर दो, दिस इज नथिंग बट ए एन माइनस ए कैपिटल एन प्लस ए एन माइनस एल मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस। अपने ही कॉपी में देख के बताओ, तब आपके पास है ए एन माइनस ए कैपिटल एन, कहाँ है कॉपी में, कहीं ऊपर होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। जब इसको रिप्लेस करोगे एप्सिलॉन बाई टू से, एप्सिलॉन ए एन माइनस ए कैपिटल एन लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, और ये लाइन यूज करो मॉड ए एन माइनस एल लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू, इसको रिप्लेस करोगे एप्सिलॉन बाई टू, अब प्लस करोगे तो यहाँ लेस आर इक्वल लगाओगे, लेस देन लगाओगे, ये हमको बताना, क्योंकि ये लेस देन है, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, ये लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू, एक लेस देन हो गया ना,
तो आप लेस देन लगाओगे, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एक यहाँ से और एक ऊपर लिखे होगे ए एन माइनस, ये ऊपर कहीं होगा आपका, अपने नोट्स में देखना, ए एन माइनस मॉड ए कैपिटल एन इज लेस देन एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, ए एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, इक्वल टू एप्सिलॉन। कहानी खत्म, कहानी खत्म। गिवन एप्सिलॉन के लिए, गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल गया, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन है तो मॉड ए एन माइनस एल का एप्सिलॉन के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, मॉड ए एन माइनस एल का एप्सिलॉन के साथ एक बार आ गया ना, लेस देन एप्सिलॉन। तो आवर क्लेम इज ट्रू, जो हमने क्लेम किया था, दस आवर क्लेम इज ट्रू, और अपना क्लेम क्या था, ए एन कन्वर्जेस टू एल, ए एन कन्वर्जेस टू एल, हेंस सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्ज कर रहा है एल पे, ए एन इज कन्वर्जेंट इन आर। प्रूफ खत्म है, कोसी सीक्वेंस ली और कन्वर्जेंट दिखा दी। अगर ये सवाल आया तो बहुत, मतलब आप लोग आर्गुमेंट बहुत क्लियर कट पढ़ना, ठीक है। आप सोचो कि पार्ट 1 में मैं इसलिए स्किप कर दिया था कि वाकई में से ठीक ठाक यूज होता है, तो मेन चीज यूज क्या हो रहा है, प्रियांशु, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम्पल, एलईवी प्रॉपर्टी और नथिंग बियॉन्ड दैट, एलईवी प्रॉपर्टी। और दूसरी ऑब्जर्वेशन, कौन दो ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि उस दो ऑब्जर्वेशन के बिना, उस दो नोट के बिना आप यस को नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव नहीं दिखा पाते। हाँ हाँ, ठीक है ठीक ठीक है, अच्छा चलो। इस सब स्पेस, क्वेश्चन लिखना, इस सब स्पेस ऑफ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, ऑफ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, क्या कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का सब स्पेस भी कंप्लीट होगा? आज के लेक्चर से आपको जवाब देना जितना पढ़े हो। मेरा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का सब स्पेस भी क्या कंप्लीट होगा? नहीं होगा, आज ही तो किए हो, ठीक है। हाँ, आर विथ, अभी प्रूव कर दिया एग्जाम्पल 2, ठीक है, आर विथ यूजुअल मीट्रिक, अभी प्रूव किए हो ऊपर एग्जाम्पल 2 में, आर विथ यूजुअल मीट्रिक इज ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, एंड जीरो ओपन क्लोज्ड वन इज ए सब स्पेस ऑफ आर, आर विथ यूजुअल मीट्रिक का ये सब स्पेस है, विच इज नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस मिल जा रही थी, कोसी सीक्वेंस, जो कन्वर्जेंट नहीं थी, वो एग्जाम्पल की ना, उसमें इसके अंदर एक सीक्वेंस मिल जा रही थी जो कोसी थी, कन्वर्जेंट नहीं थी। आर विथ यूजुअल मीट्रिक इज ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, और ये उसका सब स्पेस है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक कोसी सीक्वेंस 1/n मिल रही थी इसके अंदर, जो कोसी तो थी लेकिन कन्वर्जेंट नहीं थी इसके अंदर। तो इज ए सब स्पेस ऑफ आर विच इज नॉट, विच इज नॉट कंप्लीट। आंसर जो उसका था ये नो, यानी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का जरूरी नहीं है कि सब स्पेस भी कंप्लीट हो, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का सब स्पेस जरूरी है, जरूरी नहीं है कि कंप्लीट मीट्रिक। एग्जांपल इज, ए सबसेट के, ए सबसेट के ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, ऑफ ए मीट्रिक स्पेस
is said to be कंप्लीट सेट। इसके पहले जो डिफिनेशन पढ़े वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की। सबसेट को कंप्लीट सेट कब बोलोगे? मीट्रिक स्पेस का कोई सबसेट है उसको कंप्लीट सेट कब बोलोगे? सबसेट के ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट सेट इफ हर सबसेट एज ए सब स्पेस, हर सबसेट एज ए सब स्पेस देख सकते हो। ये सबसेट के ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स लिख दो। ये सबसेट के ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी कंप्लीट सेट इन एक्स if K as a metric subspace अगर सबसेट है तो मीट्रिक सबस्पेस होगा एक्स का। K as a metric subspace is complete। कंप्लीट मीट्रिक यानी कोई सेट कंप्लीट सेट होगा अगर वो एज ए मीट्रिक सबस्पेस कंप्लीट, एज ए मीट्रिक सबस्पेस कंप्लीट। इसका मतलब क्या होगा? दैट इज, ध्यान से बताओ, के एज ए मीट्रिक सबस्पेस इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। इसका मतलब क्या क्या समझोगे? के एज ए मीट्रिक सबस्पेस इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। वो तो है ही, वो तो है ही, हर सबसेट मीट्रिक सबस्पेस होगा। ये एज ए मीट्रिक सबस्पेस इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एवरी कोसी सीक्वेंस इन के कन्वर्जेज इनसाइड के। दैट इज एवरी कोसी सीक्वेंस, पार्डन मी कोसी नहीं, एवरी कोसी सीक्वेंस इन के कन्वर्जेज every Cauchy sequence in K converges inside K। ये मतलब होगा K एज ए मीट्रिक सबस्पेस इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का मतलब ये हुआ कि K में कोई Cauchy सीक्वेंस लो, K में हर Cauchy सीक्वेंस K के अंदर ही कन्वर्ज करे, बस लास्ट रिजल्ट आपका पूरा मीट्रिक स्पेस फिर समान। Let X be a complete metric space। X आपका कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, X एक कंप्लीट let X be a complete metric space। Let K be a subset of X। K X का सबसेट है। X कंप्लीट मीट्रिक, नॉर्मल मीट्रिक स्पेस नहीं है, कंप्लीट मीट्रिक मींस एवरी Cauchy सीक्वेंस इन X कन्वर्जेज इनसाइड X। और K आप X का कोई सबसेट ले रहे हो, देन कंक्लूजन इज K is complete if and only if K is closed। आंसर प्रूफ बाद में किया जाएगा। इस रिजल्ट से आप क्या समझ रहे हो? तुम लिखने में रह जाते हो, लिखने में रह जाते हो। लास्ट रिजल्ट है, खुश हो जाओ, मीट्रिक स्पेस का लास्ट रिजल्ट है। अब पूरा आंसर देखना, इससे बाहर कभी कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो बताओ इस रिजल्ट से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस रिजल्ट? ठीक है, हाँ हाँ, इसका प्रैक्टिकल सेंस का क्या मतलब? ये तो मतलब वो तो तुम्हें बोल दिए, वो तो जो लिखा है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल सेंस ऑफ दिस? जैसे कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के अंदर, कोसी और कन्वर्जेंट में कोई अंतर नहीं है। अगर कन्वर्जेंट है तो कोसी है तो कन्वर्जेंट है कंप्लीट में। जैसे ये क्या कह रहा है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कंप्लीट और क्लोज्ड में कोई अंतर नहीं होगा। यही तो मतलब हुआ के इज कंप्लीट इफ एंड ओनली के इज क्लोज्ड। मींस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के अंदर क्लोज्ड और कंप्लीट सेट में कोई अंतर नहीं होगा। यहां ब्रैकेट में लिख देना, note that in a complete metric space
इन ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के अंदर क्लोज सेट और कंप्लीट सेट में कोई अंतर नहीं होता है, यही ये रिजल्ट कह रहा है। नोट दैट इन ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस देयर इज नो डिफरेंस, there is no difference between complete set and closed set, closed set ये कहता है, यानी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कंप्लीट और क्लोज्ड एक ही बात है, कंप्लीट और क्लोज्ड एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। कंप्लीट हुआ तो क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड हुआ तो कंप्लीट हो जाएगा, दे आर सेम कंसेप्ट इन कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। क्लोज्ड और कंप्लीट होना सेम कंसेप्ट है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के अंदर। राइट डाउन द प्रूफ। सपोज दैट K is complete, K is complete set in a metric space X। कंप्लीट मान के चलोगे, क्लोज दिखाना है। कैसे दिखाओगे क्लोज? यही C ऑफ K इज कंटेन्ड इन K, मीन्स इसी सेट को क्लोज दिखाना तो ये दिखा दिया जाए उसका हर लिमिट पॉइंट उसी के अंदर चला जाए। तो लेट X बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ K, दैट मीन्स दैट इज X बिलोंग्स टू डेराइव्ड सेट ऑफ K। अगर X लिमिट पॉइंट है K का तो डेराइव्ड सेट का एलिमेंट होगा। अब हमें यह दिखाना है कि X K का एलिमेंट हो जाए, और जो ही X K का एलिमेंट हो जाएगा K क्लोज हो जाएगा, क्योंकि K के क्लोज होने की यह शर्त है, डी के सबसेट ऑफ K, हर लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर आ जाए। आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ले लिए, लेट X बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ K। अब आपका टारगेट क्या है कि X को K के अंदर पहुंचाना, X को K के अंदर पहुंचाना। कैसे जाएगा X K के अंदर? पहुंचाओ, X को K के अंदर पहुंचाना है। तो सिंस X इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ K, और कल ही आप रिजल्ट किए थे, अगर लिमिट पॉइंट है K का, एक सीक्वेंस मिलेगा K के अंदर जो X पे कन्वर्ज करेगा। देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an in K which converges to X। कल आप रिजल्ट किए थे, अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो एक सीक्वेंस K के अंदर मिलेगा जो X पे कन्वर्ज करेगा। ठीक, एक इतनी बात हो गई, एक सीक्वेंस मिला। अब सिंस उनसे वैसे बताना आप ही, सिंस K इज सबसेट ऑफ X, या ये आर्गुमेंट इसी an x पे कन्वर्ज कर रहा है और x आपका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, an x पे कन्वर्ज कर रहा है, x आपका लिमिट पॉइंट है। ये कन्वर्जेंट सिंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी। ये तो मीट्रिक स्पेस के अंदर होता ही है, सिंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी। कोसी सीक्वेंस, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी होता है। an आपका कैसे सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट, तो मतलब an कोसी सीक्वेंस हो गया K के अंदर। तो an कन्वर्जेंट, और आपका एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी, तो an इज कोसी सीक्वेंस। an इज ए कोसी सीक्वेंस,
कोसी सीक्वेंस इन के। अब के का कंप्लीटनेस यूज कर दो। अगर कोई कोसी सीक्वेंस है के, एन इज कोसी सीक्वेंस इन के, और कंप्लीटनेस क्या कहती है? अगर के कंप्लीट है और ए एन उसके अंदर कोसी सीक्वेंस, कंप्लीटनेस की डिफिनेशन क्या कहती है? हर कोसी सीक्वेंस के अंदर के, हर कोसी सीक्वेंस के अंदर के अंदर ही कन्वर्ज करेगा। और ए एन आपका कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? एक्स पे। ए एन आपका कहाँ? तो बाय कंप्लीटनेस ऑफ, बाय कंप्लीटनेस ऑफ, ये तो मान के चल रहे हैं ना के कंप्लीट है, बाय कंप्लीटनेस ऑफ के, ए एन कोसी सीक्वेंस हो गया के अंदर। और कंप्लीटनेस की डिफिनेशन ये कहती है कि कोई भी कोसी सीक्वेंस अगर के अंदर लोगे तो वो के अंदर ही कन्वर्ज करेगा। और ए एन के बारे में ऑलरेडी पता है कि वो एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, और के अंदर ही कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब एक्स को कहाँ जाना पड़ेगा फिर? के एक्स बिलोंग्स टू के। अब कहानी खत्म। यही तो टारगेट था कि किसी तरह एक्स के में आ जाए, तो कंप्लीटनेस की बात यूज हुई। तो कंप्लीट मान के चले और एक्स लिमिट पॉइंट लिए के का, और एक्स के अंदर आ गया, हेंस के इज ए क्लोज सेट, के इज ए क्लोज सेट इन एक्स। तो कंप्लीट है तो क्लोज्ड हो गया, अगर कंप्लीट है तो क्लोज्ड। कन्वर्सली सपोज दैट के इज ए क्लोज सेट इन एक्स। अब की बार हमको दिखाना है कि के कंप्लीट सेट है एक्स के अंदर। वी हैव टू शो दैट के इज ए कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट इन एक्स। और कंप्लीट दिखाने के लिए क्या दिखाओगे प्रियांशु? के कंप्लीट है एक्स के अंदर, क्या दिखाओगे? आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस के अंदर लोगे और दिखाओगे के अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है। तो लेट ए एन बी ए कोसी सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस इन के। अब हमें दिखाना है कि ये कोसी सीक्वेंस के अंदर ही कन्वर्ज करे, के अंदर, तब के आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे दिखाओगे? सिंस के इज सबसेट ऑफ एक्स, के एक्स का सबसेट है, तो जो सीक्वेंस के में है तो वो तो एक्स में भी होगा, ठीक है। सिंस के इज सबसेट ऑफ एक्स, तो ए एन इज ए कोसी सीक्वेंस, और कोसी है तो कोसी बना रहेगा, कोसी सीक्वेंस इन एक्स। ए एन आप कोसी सीक्वेंस के में ले रहे हो और के एक्स के अंदर ही है, मतलब ए एन कोसी सीक्वेंस एक्स के अंदर भी होगा, ए एन कोसी सीक्वेंस एक्स के अंदर भी होगा, सीक्वेंस एक्स के अंदर भी कोसी होगा। और एक्स, एक इंफॉर्मेशन आपके पास और है, आपका मीट्रिक स्पेस क्या है? कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। तो अगर एक्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो एक्स के अंदर अगर कोई कोसी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी एक्स के अंदर, है ना। अगर आप कह रहे हो कि एक्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो एक्स में अगर कोई कोसी सीक्वेंस मिल रही है तो कन्वर्जेंट होगी एक्स के अंदर। बाय कंप्लीटनेस आप, तो ये जो सीक्वेंस लिखो ए एन इज ए कोसी सीक्वेंस इन एक्स। अब आप एक्स का कंप्लीटनेस यूज कर रहे हो, बाय कंप्लीटनेस ऑफ एक्स, बाय कंप्लीटनेस, ये भी तो दिया गया है आप में कि एक्स आपका कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। तो बाय कंप्लीटनेस ऑफ एक्स, अगर कोई सीक्वेंस, कोई कोसी सीक्वेंस एक्स में है, एवरी, कंप्लीटनेस की यही डिफिनेशन है, एवरी कोसी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेज इनसाइड एक्स। ए एन आपका कोसी सीक्वेंस है एक्स के अंदर, इसका मतलब ए एन कन्वर्जेंट हो जाएगा एक्स के अंदर। ए एन इज कन्वर्जेंट इन एक्स, एक्स, एन इज कन्वर्जेंट इन एक्स, इनसाइड एक्स या इन एक्स। लेट, जहां कन्वर्ज कर रहा है उसको आप ए मान लिया, ठीक। ए एन कन्वर्जेस टू, कन्वर्जेंट है तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा, ए एन कन्वर्जेस टू ए,
और ए किसके अंदर होगा, एक्स के अंदर। अब प्रियांशु बताओ क्या दिखाना होगा। एन कोसी सीक्वेंस लिए के अंदर और के को कंप्लीट दिखाना है, तो जहां ये एन कन्वर्ज कर कोई कोसी सीक्वेंस के में लिए उसको के अंदर ही कन्वर्जेंट दिखाना है। एन कन्वर्जेंट हो गया ए में, लेकिन ए अभी थोड़ा डायग्राम से समझो तो आपको समझ में आएगा। ये आपका एक्स मीट्रिक स्पेस, ये के और एक सीक्वेंस एन आपका इसके अंदर मिल गया के अंदर, ठीक है। के अंदर एन सीक्वेंस लेके चले, एन के अंदर एन के अंदर एक कोसी सीक्वेंस लेके चले और वो कन्वर्जेंट हो गया ए पे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो ए जहां ये कन्वर्ज कर रहा है एन वो यक्स वो के अंदर ही हो, के अंदर, वो बाहर भी तो हो सकता है। एन कन्वर्ज कर जा रहा है ए पे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ए आपका के इनसाइड हो, के बाहर भी हो सकता है। आपका टारगेट ये है कि इस ए को के अंदर दिखाना, ए को के अंदर दिखाना, ठीक है। और जब ये ए के अंदर आ जाएगा तो आपका जो कोसी सीक्वेंस एन लेके चले थे के अंदर वो के अंदर कन्वर्ज कर जाएगा। तो टारगेट है कि के को दिखाना। वी सो नेक्स्ट वी सो दैट कि जहां ये कन्वर्ज कर रहा है एन वो के अंदर आ जाए तो कहानी खत्म हो जाएगी। कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई ए पे और ए के अंदर ही आ गया, तो एवरी कोसी सीक्वेंस इन ए कन्वर्जेड इनसाइड के हो जाएगा। इफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस एन इज फाइनाइट, किसी सीक्वेंस का रेंज सेट या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। क्लियर कट बात है। किसी भी सीक्वेंस का, ये पार्ट 1 में किए हो, किसी भी सीक्वेंस का रेंज सेट या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट। अगर रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस एन फाइनाइट है, अब बताना प्रियांशु, एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन आपके पास ये है, और आप कह रहे हो कि रेंज सेट ऑफ एन जो है वो फाइनाइट है और एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है। इन दोनों बातों से क्या कंक्लूड करोगे? आपके पास ये भी एक एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है और रेंज एन फाइनाइट है, रेंज एन फाइनाइट है, तो क्या कंक्लूड करोगे? फाइनाइट होने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे रेंज सेट में A1 A2 बस कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। ए फाइनाइट होगा, फाइनाइट, इसका मतलब, और साथ साथ कन्वर्जेंट भी है। इसका मतलब जो ये ए है यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, अगर कन्वर्ज, दो बात दी गई, एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, अगर रेंज एन फाइनाइट है मतलब जो ये ए जहाँ कन्वर्ज कर रहा है ये सीक्वेंस का टर्म होगा और कितनी बार आ रहा होगा, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। तभी तो आप मान लो A1 A2 A3 और फिर ए सारे टर्म ए हो जाए, ए हो जाए। अब ये जो सीक्वेंस होगी आपकी इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। इसका रेंज सेट निकालोगे क्या आएगा, A1 A2 A3 A, इतने ही तो आएगा फाइनाइट। और ये कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, ए पे। तो इस दोनों बातों से आप ये कंक्लूड करोगे अगर एन ए पे कन्वर्जेंट है, एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है और रेंज एन फाइनाइट है, इसका मतलब जो ए होगा वो सीक्वेंस का एक टर्म होगा और इनफाइनाइट टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। ये बात समझना, अगर एन ए पे कन्वर्ज कर रहा हो और रेंज सेट फाइनाइट होगा तो सीक्वेंस का एक टर्म एक खुद होगा और वो अपने आप को इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। तो देन ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये समझाने वाला मिटा दिया, देन ए, तो आपका ए है जहां पे कन्वर्ज कर रहा है, ए इज ए टर्म, खुद सीक्वेंस का एक टर्म होगा, वो ए इज ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ए इज ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस an, then a is a term of the sequence an which repeats infinitely many times, जो infinitely many times अपने आप को रिपीट करके आएगा, ए बार बार आएगा, which repeats
which repeats infinitely many times, फाइनाइटली मेनी टाइम्स। यानी अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो A1 A2 A3 कुछ स्टेज के बाद AN के बाद सारे टर्म A हो जाएंगे A। तो देन A इज ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस N व्हिच रिपीट्स इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। अब बताओ अगर एक खुद सीक्वेंस AN का टर्म हो गया, तो सीक्वेंस AN का टर्म हो गया और आप सीक्वेंस AN कहाँ लिए हो, लेट AN बी ए कोसी सीक्वेंस मान के चले हो ना, लेट AN बी ए कोसी सीक्वेंस इन K, ठीक है। और आप कह रहे हो कि ए खुद सीक्वेंस का एक टर्म हो जा रहा है, ए खुद सीक्वेंस का एक टर्म हो जा रहा है, तो ए कहाँ चला जाएगा, कहानी खत्म। इट फॉलोज दैट या हेंस ए बिलोंग्स टू के, क्योंकि सारे सीक्वेंस के टर्म के अंदर ही हैं, और अगर ए सीक्वेंस का टर्म हो गया तो ए भी के अंदर आ जाएगा, ए भी के अंदर आ जाएगा। तो ये तो तब हुआ जब रेंज सेट फाइनाइट है, अगर रेंज सेट फाइनाइट है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर रेंज सेट इनफाइनाइट है, if range set of sequence AN is infinite, infinite, यानी रेंज सेट में अब की बार फाइनाइटली इनफाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट रेंज सेट अब की बार दो इंफॉर्मेशन है, AN A पे कन्वर्ज कर रहा है और रेंज सेट ऑफ AN इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इन दोनों बातों से क्या कैलकुलेट करोगे कि कोई भी अगर AN A पे कन्वर्ज कर रहा है तो ए के अराउंड कोई भी बॉल बनाओगे तो सीक्वेंस के फाइनाइटली मेनी टर्म्स केवल बाहर छोड़ेंगे, सीक्वेंस के फाइनाइटली मेनी टर्म्स बाहर छोड़ेंगे, यही तो है। अगर AN A पे कन्वर्ज कर रहा है और रेंज सेट इनफाइनाइट है तो ए के अराउंड कोई भी बॉल बनाओगे, ठीक है, ए के अराउंड कोई भी बॉल बनाओगे, सीक्वेंस के केवल फाइनाइटली मेनी टर्म्स बाहर छोड़ेंगे, बाकी सब अपने अंदर कर रखेंगे। इसका मतलब कि कोई भी ओपन बॉल अगर ए के अराउंड बनाओगे, ठीक है, ए के अराउंड बनाओगे और ए बाहर कर दोगे, तब भी रेंज AN के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि ए के अराउंड एक ईच ओपन बॉल अराउंड ए लीव्स ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स, फाइनाइटली मेनी टर्म्स। ये डिफिनीशन कहती है कन्वर्जेंस की ऑफ द सीक्वेंस AN। का मतलब कोई भी ए के अराउंड बॉल बनाओगे, बॉल बनाओगे और ए को बाहर भी कर दोगे तो हमेशा रेंज सेट के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा, रेंज सेट के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि केवल फाइनाइटली में नहीं बाहर छोड़ रहा है। ये मतलब ये आपका A1 ये A2 और ये कोई भी बॉल बना रहे हो ए के अराउंड, तो आफ्टर सर्टेन स्टेज सारे टर्म फाइनाइटली AN-1 छोड़ करके सारे टर्म इस बॉल के अंदर आ जाएंगे। तो कोई भी बॉल इसके अंदर बनाओगे, ए बाहर कर दोगे तो हमेशा रेंज सेट के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा, कि रेंज सेट में सीक्वेंस के टर्म ही तो हैं। तो कामा कंक्लूड क्या करो, ये जो समझना समझ लो, कंक्लूड क्या करना है, ए इज ए लिमिट पॉइंट, ए इज ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट की यही डिफिनीशन है, ईच पंचर्ड ओपन बॉल अराउंड ए, ईच पंचर्ड ओपन बॉल अराउंड ए इंटरसेक्ट रेंज सेट, और करेगा कि इसको बाहर करने के बाद भी कोई भी बॉल बनाओगे हमेशा सीक्वेंस के टर्म इसके अंदर आएंगे और इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे, केवल बाहर फाइनाइटली मेनी छूटेंगे, अंदर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे। मतलब ए इज ए लिमिट पॉइंट, ए इज ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट मतलब क्या, कोई भी पंचर्ड ओपन बॉल बना रहे हो इस ए के अराउंड, रेंज सेट का कोई ना कोई टर्म अपने अंदर रखेगा, एटलीस्ट एक टर्म, एटलीस्ट नहीं रखेगा, इनफाइनाइटली में नहीं रखेगा, AN-1 के बाद सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। A is a limit point of A is a limit point of range set of AN, रेंज AN का लिमिट पॉइंट होगा। सिंस रेंज सेट ऑफ AN और K में क्या संबंध होगा, रेंज सेट ऑफ AN,
एन सीक्वेंस के सारे टर्म्स का इकट्ठा करने वाला सेट, और के के साथ क्या रिलेशन, आपका जो सीक्वेंस ए एन है वो किसके अंदर है, के अंदर, इसके सारे टर्म इकट्ठा करोगे ए एन, एन बिलोंग्स टू एन, यही रेंज ए एन है, ठीक है, रेंज ए एन है, रेंज ए एन सेट है, इस के साथ क्या रिलेशन होगा, कंटेनमेंट का, तो रेंज ए एन इज सबसेट ऑफ के, रेंज ए एन इज सबसेट ऑफ के। अब अगर ए इसका लिमिट पॉइंट है, मीन्स इसके अराउंड कोई बाल बना रहे हो पंचर्ड ओपन बाल, ए इसका लिमिट पॉइंट है, मीन्स इसके अराउंड कोई पंचर्ड ओपन बाल बना रहे हो, वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो के को नहीं करेगा। आप इसको थोड़ा डायग्राम से समझना, ए के और ये रेंज सेट उसी के अंदर है, रेंज सेट ऑफ ए एन, ठीक है, रेंज सेट ऑफ ए एन। आप कह रहे हो कि ए के अराउंड कोई भी बाल बना रहे हो जो इस रेंज सेट को हमेशा इंटरसेक्ट कर रहा है, पंचर्ड बाल ए को बाहर करने के बाद इस रेंज सेट को इंटरसेक्ट कर रहा है, जब इसको इंटरसेक्ट करेगा तो वो के को अपने आप करेगा, क्योंकि के अंदर ही है रेंज ए एन, तो रेंज ए एन इज सबसेट ऑफ के। इसका मतलब ईच पंक्चर्ड ओपन बॉल अराउंड ए इंटरसेक्ट्स जो डायग्राम में देख रहे हो के को भी इंटरसेक्ट करेगा, जब वो अंदर वाले को इंटरसेक्ट करेगा तो के को भी इंटरसेक्ट करेगा, अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो के को भी इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट्स के, दैट मीन्स ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ के, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ के। अगर ईच पंचर्ड ओपन बॉल अराउंड ए इंटरसेक्ट के, इसका मतलब ए के का लिमिट पॉइंट हो जाए, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ के मीन्स ए बिलोंग्स टू डी के, डी के में लिमिट पॉइंट ही आता है। सिंस आपकी बार क्या मान के चल रहे थे, के क्लोज्ड, सिंस के इज क्लोज्ड, के क्लोज्ड है, अब क्लोज्ड सेट का कैरेक्टराइजेशन क्या है, उसका डेराइव्ड सेट कंटेन होगा के अंदर, सिंस के इज क्लोज्ड डी के इज सबसेट ऑफ के, डी के इज सबसेट ऑफ के। अब इसका मतलब डी के का हर एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, के में, और ए आपका कहाँ है, हेंस ए बिलोंग्स टू के। अब अपने कहाँ पे देखना, दोनों केसेज में, दोनों जब रेंज ए फाइनाइट है तब भी ए के अंदर चला गया, और रेंज ए जब इनफाइनाइट है, रेंज सेट ऑफ ए एन अगर इनफाइनाइट है, रेंज सेट ऑफ ए एन अगर इनफाइनाइट तब भी ए के अंदर आ गया। इसका मतलब 10 सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेज टू ए, और ए के अंदर आ गया दोनों ही केस में। तो कोसी सीक्वेंस लेके चले थे, कोसी सीक्वेंस लेके चले थे, ए एन कोसी सीक्वेंस लेके चले थे के में, और वो कन्वर्ज कर गया के अंदर ही, के अंदर ही। इसका मतलब आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस लेके के अंदर चले और के अंदर ही कन्वर्ज कर गया, इसका मतलब के क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट। हेंस के इज ए कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट। आराम से आप लोग पढ़ के पेपर दीजिए, मीट्रिक स्पेस इज ओवर, ठीक है आंसू। ठीक है, जाओ फिर मिलते हैं, चलो। हम्म कल सीक्वेंस सीरीज के कुछ, अच्छा, अच्छा भूल जाते हो क्या? अरे दिनेश सर से मैं बात कर रहा हूँ।